और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सलमान खान जहां पर शूटिंग कर रहे थे, उस शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध शख्स पाया गया है और उस संदिग्ध शख्स को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस तमाम सवाल उस संदिग्ध से पूछ रही है। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध ने कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या, ये सवाल यहाँ पर किया गया, संदिग्ध के द्वारा कहा गया। संदिग्ध से फिलहाल शिवाजी पार्क थाने में पूछताछ लगातार पुलिस के द्वारा जारी है। शूटिंग साइट पर मौजूद थे सलमान खान, ये सोर्सेज बता रहे हैं। तो फिलहाल सलमान खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सलमान खान की शूटिंग साइट में ये संदिग्ध घुस गया। आखिरकार मंशा इस संदिग्ध की क्या थी, ये सवाल पुलिस के द्वारा फिलहाल पूछे जा रहे हैं। साइट पर ये जो शख्स है वो पाया गया। सलमान खान खुद उस शूटिंग सेट पर मौजूद थे जहां पर ये शूटिंग चल रही थी और अचानक से ये शख्स पाया गया जो कि संदिग्ध था। उसका उस शूटिंग साइट से कोई लेना देना नहीं था और इस संदिग्ध ने यह भी कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई में हम मौजूद हैं और महाराष्ट्र के लिए आज बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला और महाराष्ट्र का किंग आज घोषित होने वाला है। और यहाँ पर जो सीएम पद की शपथ है वो ली जाएगी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। जी हाँ, उसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। आज महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे के शपथ लेने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे अजीत पवार। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में ये पूरा इवेंट रखा गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर दिल्ली से आज महाराष्ट्र में मौजूद रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ आज देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ली जाएगी। महाराष्ट्र में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे लेकर 23 नवंबर से महा सस्पेंस बना हुआ था। आखिरकार ये तय हो गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ विधि होगा, एक सीएम और 2 डीसीएम अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। एक एनसीपी से डीसीएम होगा, अजीत दादा गुट से एक एकनाथ जी शिंदे है, उनकी शिवसेना है, उनके गुट से एक डीसीएम होगा और सीएम देवेंद्र जी होगा। तो क्या डीसीएम के लिए शिंदे जी तैयार हो गए हैं शिवसेना से या कोई और नाम? मुझे नहीं लगता इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम भी 5 साल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में भी वो डीसीएम बने थे, आपने भी देखा है। इस वक्त भी ऐसे ही होगा। शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सीएम योगी समेत एनडीए के कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा में 4000 जवान तैनात रहेंगे। 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। तीनों दलों के समर्थक भी हजारों की गिनती में मौजूद रहेंगे। साधु संतों समेत 2000 वीवीआईपी के बैठने का इंतजाम किया गया है। कई दिनों के सस्पेंस के बाद एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम मान लिया। शिंदे अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो खूब मुस्कुरा रहे थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल ही बता रहा था कि महाराष्ट्र में सब कुछ सुलझ गया है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। इस हंसी मजाक का जवाब अजीत पवार ने कुछ इस तरीके से दिया। पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर।
शिवसेना सूत्रों से खबर है कि एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस कल शाम को एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पर गए। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। बहुत संभव है कि ये मुलाकात मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर हुई होगी। तीनों नेताओं ने एक लाइन पर चलते हुए साफ कर दिया कि 5 साल ये सरकार आराम से चलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि उसका सीएम बनना तो एक टेक्निकल अरेंजमेंट है। वो शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर काम करेंगे। अजित पवार ने भी भरोसा दिया कि 5 साल स्थिर सरकार चलेगी, कोई विधायक किसी पार्टी से नहीं भागेगा। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे। महायुति की प्रचंड जीत के बाद उनकी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और इस पीछे एक असम से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर असम में बीफ को लेकर के पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बीफ को बैन कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया और उसके बाद अब से सार्वजनिक जगहों पर, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में बीफ नहीं मिला करेगी। और इसी को लेकर कांग्रेस के ऊपर हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस बीफ के बैन के ऊपर समर्थन देती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं असम से। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस बीफ बैन का समर्थन करती है या फिर नहीं, जो फैसला यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक। और इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल की हिंसा को लेकर एक बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी संभल हिंसा में इन्वॉल्व था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। उपद्रवियों ने नुकसान की भरपाई की जाएगी, उनसे उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। जो भी संभल में हिंसा के दौरान नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो वहां पर उपद्रवी थे उन्हीं से की जाएगी। अराजकता फैलाने वालों के पोस्टर्स भी लगेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा पर लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने भी वहां पर माहौल खराब किया है उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी छूट नहीं है। और इस पीछे एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या खास रहा ये भी आपको बताएंगे। वायनाड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर के प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और केरल के वायनाड में 30 जुलाई को भारी बारिश के बीच में भूस्खलन भी हुआ था, जिसकी वजह से बड़े इलाके में तबाही मच गई थी। नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। इस लैंडस्लाइड में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उन्हीं पीड़ितों के लिए वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी। उन्होंने विशेष पैकेज के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात की है। विशेष पैकेज की मांग उनके द्वारा गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान रखी गई है कि वायनाड के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा हुई है। ये हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पर देश भर में गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट चालू है। लोग भारत सरकार के हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।
भगवा पताकाओं को लहराते हुए सेव हिंदू इन बांग्लादेश के पोस्टर के साथ सर्व समाज ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर हुंकार भरी और आक्रोश रैली के जरिए विरोध जताया। इस रैली में साधु संत और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। रैली में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की पीड़ा भारत के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उधर भोपाल में भी सकल हिंदू समाज की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान वहां मंच पर साधु संत भी नजर आए। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अहमदाबाद में भी आवाज बुलंद हुई। यहां हिंदू रक्षा समिति ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और हिंदुओं पर हमले को लेकर नाराजगी जताई। गुजरात में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में लगातार रैली की जा रही है। जामनगर की तस्वीरें देखिए। यहाँ लोगों ने बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में मौन रैली निकाली, जिसमें बच्चे, महिलाएं समेत बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हुए। सूरत में भी हिंदू हित रक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग 200 मीटर का तिरंगा लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मार्च करते हुए नजर आए। हिंदू संगठनों की मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख अपनाए ताकि हिंदुओं पर और हमले न हों और वहां के हिंदुओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। देश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर बैक टू बैक विरोध जारी है। इस बीच तमिलनाडु के रामनाथपुरम में कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने विरोध की अनुमति न होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 200 लोगों को हिरासत में ले लिया। और देखिए, सुबह का वक्त है और लगातार खबरें हम आपको बता रहे हैं। ऐसी एक खबर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पर हिंदुओं की सोसाइटी में एक मुस्लिम के मकान लेने को लेकर बवाल खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। महिलाएं पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। दरअसल एक डॉक्टर है जिसने मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर को अपना मकान बेच दिया और उसके बाद जो इस इलाके की पॉश सोसाइटी के जो लोग थे वो इतने ज्यादा भड़क गए कि नारेबाजी शुरू कर दी और साथ ही सोसाइटी का जो मेन गेट था उसे भी बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां पॉश कॉलोनी TDI सिटी में मुस्लिम के मकान खरीदने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। सोसाइटी के लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने कॉलोनी का गेट बंद कर वहां जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रही महिलाओं के हाथों में जो बैनर है उस पर डॉक्टर अशोक बजाज का नाम लिखा है। आरोप है कि डॉक्टर बजाज ने बिना RWA की इजाजत के अपना मकान एक मुस्लिम को बेच दिया है। मकान कॉलोनी के मंदिर के ठीक सामने है और कॉलोनी के लोग नहीं चाहते कि उनके मंदिर के सामने किसी दूसरे समुदाय का शख्स रहे। सारे हिंदू परिवार रहते हैं और मंदिर के सामने है बिल्कुल घर, तो वो हमें बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वही गैर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यहाँ आकर रहे। लोगों का कहना है कि 300 हिंदू परिवारों के इस कॉलोनी में दूसरे समुदाय के शख्स के आने से माहौल बिगड़ने का अंदेशा है, क्योंकि मकान मंदिर के ठीक सामने है। कॉलोनी के लोगों ने शहर के DM के पास भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। और यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वो वीडियो भी काफी वायरल है। वो वीडियो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। यहाँ पर शहजाद नाम का शख्स शादी की दावत के दौरान आटे में थूकते हुए नजर आया। इस बीच शहजाद की घिनौनी करतूत कैमरा में कैप्चर हो गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में देखिए। नफरत का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। ये शख्स रोटी बनाता जा रहा है और फिर उसमें थूक मिलाता जा रहा है। खास बात यह कि इस शख्स की नजर इधर उधर भी है ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन जिस कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं उसकी नजर उस कैमरे पर नहीं पड़ी। थूक कर रोटी बनाने वाले शख्स का नाम शहजाद बताया जा रहा है। ये वीडियो बागपत के चौहलदा गांव में हो रही एक शादी का है। फिलहाल शहजाद की हरकत की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुट गई है। हैरानी इस बात की है कि शहजाद नाम का यह शख्स थूक कर रोटी बनाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। और
हम बिहार की राजधानी पटना से आपको खबर बताते हैं, जहां पर युवकों को रील बनाना किस कदर महंगा पड़ा, ये हम आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। क्या ये जो युवक थे रील बाजी कर रहे थे, कुछ हुआ आपको वीडियो में दिखाते हैं। कपड़े की दुकान में आग का तांडव है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग के मंजर को देख लोगों में दहशत का माहौल है। धधकती आग जल ही रही थी कि इसी बीच आग की लपटों की वजह से अचानक दुकान का बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिसके कारण लोगों में चीख पुकार मच जाती है। आग के मंजर की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा की हैं, जहां बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव में दवाई और कपड़ों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग को देख लोगों में दहशत फैल गई। जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक आग तेजी से फैलती हुई पूरी बिल्डिंग में लग गई। 3 मंजिला इमारत में आग के तांडव को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग को देख लोगों में डर का माहौल था। इसी दौरान इमारत की ऊपरी मंजिल में एक परिवार के फंसे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर पूरे परिवार का रेस्क्यू किया। आग लगने के कई घंटों तक दमकल विभाग नहीं पहुंच पाई, जिस पर लोगों में गुस्सा का माहौल बन गया। लेकिन बाद में जाम लगने की वजह से दमकल की टीम के फंसने की खबर सामने आने पर लोग शांत हुए। दमकल विभाग की टीम ने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि घर में रह रहे 3 लोग बुरी तरह आग में झुलस गए हैं और तीनों का इलाज सैफई पीजीआई में जारी है। तो वहीं आग में करीब 25 से 30 लाख के नुकसान की आशंका है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। बीच सड़क पर शेरों की चहलकदमी का वीडियो आपको दिखाएंगे, जो कि अमरेली से सामने आया है। जहाँ इस शेरों के झुंड को देख करके जो लोग हैं वो दहशत में आ गए, और उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट को देखिए। शेरों के घूमते झुंड को देखिए। बड़े आराम से शेरों का झुंड चहलकदमी कर रहा है। तस्वीरें किसी जंगल की नहीं बल्कि रिहायशी इलाके के पास बने हाईवे की हैं। ये जंगल नहीं बल्कि गुजरात के अमरेली का रिहायशी इलाका है, जहां शेरों का झुंड देर रात बीच सड़क पर घूमता नजर आया। दरअसल जब ये शेरों का झुंड बीच सड़क पर नजर आया तो उस वक्त हाईवे से एक बस गुजर रही थी। जब वो सड़क पर थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्हें शेर नजर आए, जिसके बाद ड्राइवर ने बस रोक शेरों का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये सभी शेर जंगल से रिहायशी इलाके में शिकार की तलाश में पहुंचे थे। अमरेली से पिछले काफी समय से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ शेरों की तादाद बढ़ने की वजह से गिर जंगल इनके लिए छोटा पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार ने पोरबंदर में नया फॉरेस्ट रेंज बनाकर शेरों का ट्रांसफर शुरू कर दिया है, ताकि शेर जंगल से रिहायशी इलाके में न पहुंचे। और देखिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। बीच सड़क पर हो रहे घमासान की कुछ तस्वीरें गाजियाबाद बॉर्डर से सामने आई है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, पुलिस की बैरिकेडिंग है और खुद पुलिस वालों के सामने लोगों की पिटाई हो गई। पिटाई की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं, जहां बीच सड़क पर जमकर बवाल हो गया। दरअसल जो लोग पीट रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थक हैं और जिन्हें पीटा जा रहा है वो आम आदमी। बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर कांग्रेस समर्थक खड़े थे। इस दौरान जाम लगने की वजह से आम लोग परेशान हो गए और सड़क पर ही नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एक युवक ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जैसे ही नारेबाजी की, उसके बाद कांग्रेस समर्थक भड़क गए और बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका संभल जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को रोकने के लिए यूपी सरकार के आदेश पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे, जिसके बाद यहां मारपीट हो गई। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर से राहुल और प्रियंका को वापस लौटना पड़ा, लेकिन संभल जाने की उनकी कोशिश ने आम जनता को घंटों परेशान किया। और अब खबर आपको जयपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने महिला दारोगा की जम करके क्लास लगा दी। दरअसल प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में जब मीणा पहुंचे तो वहां पर दारोगा की जमकर फटकार उन्होंने कार्रवाई को लेकर लगाई। आपको डिटेल में रिपोर्ट दिखाते हैं।
जयपुर में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच बढ़ते तनाव में किरोड़ी लाल मीणा का एक महिला पुलिसकर्मी को फटकार लगाने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ। दरअसल देर रात पुलिस आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने के लिए उनके घर पर पहुंची थी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करने लगे। मैडम ये 11 बजे कौन सा समय होता है बात करने का? करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या बात करनी है? रात तो आप भी तो आए हैं रात में। तुम क्या बात करोगे रात में? सिर्फ ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के चलते अभ्यर्थी इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और धांधली हुई। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अचानक देर रात उनके घरों पर छापेमारी कर अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने की कोशिश की।